अब झारखंड में खासकर रांची में आदिवासी जमीनों की खरीद बिक्री का विरोध हो रहा है, वो भी गैर आदिवासी लोगों के द्वारा। जितनी जमीन गलत तरीके से इस तरह हस्तांतरण हुआ है उसका 0.1% भी नहीं है। हुआ क्यों खड़ा है? इतना हंगामा क्यों मचा है झूठों का? जो लोग बोल रहे हैं बात को कि ऐसा हो रहा है, नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं आदिवासी जमीन घर बना कर रहा है तो अब ब्रह्मकर्म कर रही है। एक फॉरवर्ड और आदिवासी की जमीन लड़ाई होगा तो अगर फॉरवर्ड के पक्ष में फैसला हो जाता है, 1 2 3 केस ही फैसला फॉरवर्ड के पक्ष में हो गया, सवर्ण के पक्ष में हो गया, गैर आदिवासी के पक्ष में होगा, तो उसका पोजीशन करने में, दखल दहानी करने में प्रशासन समय नहीं गंवाता है। और यह 4000 फैसला आदिवासी के पक्ष में है, उसको दखल दहानी प्रशासन नहीं दिलाता है। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग सुझाव भी दिए हैं कि ऐसा नियम होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत है मकान बनाने का और आदिवासी ज़मीन मिलता है तो कम से कम 10 डिसमिल जो ज़मीन है उसकी खरीद बिक्री के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए ताकि लोग अपना छोटा सा मकान बना सकें। ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें कुछ संगठन के लोग कुछ पीड़ित लोगों के साथ बैठक की थी और उसमें ऐलान किया था कि आदिवासी ज़मीन मुफ्त में भी मिले तो महंगा पड़ता है, क्योंकि लोग आदिवासियों से ज़मीन ले चुके थे और उसके बाद दखल दियाने की कार्रवाई हुई थी और उनके बने बनाए मकान जो है तोड़े जा रहे थे। इस संबंध में आदिवासी संगठन के लोग क्या कहते हैं? क्या वाकई में आदिवासियों की ज़मीन अब नहीं लेना चाहिए? अगर आदिवासी की ज़मीन अगर आप लेते हैं, अगर आप गैर आदिवासी हैं, तो क्या मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं? क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा हैं जो आदिवासी संगठनों के अगुवा हैं। लक्ष्मी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब झारखंड में खासकर रांची में आदिवासी ज़मीनों की खरीद बिक्री का विरोध हो रहा है, वो भी गैर आदिवासी लोगों के द्वारा, क्योंकि उनके बनाए मकान तोड़े जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पूरे मामले में हम कहेंगे मकान तोड़े जा रहे हैं, आशियाना टूटता है तो स्वाभाविक दर्द होता है। इस पीड़ा को हम भी समझते हैं एक इंसान के नाते, लेकिन जो स्थिति, जिन परिस्थितियों में लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, इसमें मेरा साफ साफ कहना है ज़मीन आप ले रहे हैं तो जो नियम कानून के तहत ज़मीन की खरीदी कीजिए और उसमें निश्चित ही दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। आदिवासी समुदाय के लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं। जरूरत समय मदद के लिए ज़मीन बेचते हैं, न सदा पट्टा हो या किसी प्रकार देते हैं और बाद में उस पर जॉइंट माफिया दलालों के साथ मिल करके ये सब खेल करते हैं। मेरा इसमें एक कहना है, लेकिन एक बात हम बार बार कहेंगे, इन 2-3 सालों में आप देखिएगा कई जगह आदिवासी जमीन में घर तोड़ा गया हाई कोर्ट के आदेश से, है ना, या निचले अदालत के आदेश से, या प्रशासन के द्वारा, या आदिवासी संगठनों के द्वारा, यही हुआ है। लेकिन पूरे संदर्भ को अगर समझिएगा, जितनी जमीन गलत तरीके से इस तरह हस्तांतरण हुआ है उसका 0.1% भी नहीं है। हुआ क्यों खड़ा है? इतना हंगामा क्यों मचा है झूठों का? 5000 केस तो पेंडिंग है SAR कोर्ट में, आदेश में है, उसके बाद भी दखलंदाजी नहीं है। सवाल ये है कि
इसको हवा खड़ा करके माहौल बनाया जा रहा है। जो लोग इस पर बात कर रहे हैं उन लोग को भी समझना चाहिए कितना परसेंटेज है। हम बोले 0.01% भी नहीं होगा ऐसा मामला जो ऐसा घर टूटा है कि हुआ है, लेकिन हंगामा बहुत है और आदिवासियों को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। आपको बता दें, राज्य बनने के बाद जो जमीन का खेल हुआ तो एक बड़ा वर्ग उभरा है। पेशा कोई भी हो सकता है, गली कोचा कोई भी हो सकता है, जमीन दलाली का। उसमें आपका शिक्षक, कर्मचारी, है ना, प्रोफेसर, वकील, नेता, छुट भैया, अपराधी, गुंडा, है ना, दुकान चलाने वाला, कोई भी शामिल हो सकता है। एक प्रोफेशनल पेशा के टाइप को उभर आया है जमीन दलाली में। जिस गली कुचा जाइए जमीन का एक बातचीत होगा। रांची शहर के आसपास जाइए ना, आप जहाँ जहाँ जाइए 1 घंटा के बाद अब कहीं ना कोई ज़मीन का बातचीत चलता है। तो ज़मीन का जो खेल है उसमें एक गिरोह उभरा है जहाँ तहाँ पर ज़मीन दलाली करने का। तो ये ताकत जब इन्वॉल्व होता है तब ये मामला ऐसा सामने आता है। अब गौर कीजिए कितना परसेंट आदिवासी लोग के ज़मीन, आदिवासी लोग गैर आदिवासी को भगाया है, कितना परसेंट। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है वो सरकारी आदेश, सरकारी प्रक्रिया के तहत हो रही है। और आप बोले नियम कायदे का, कौन सा ऐसा नियम है CNT के एक्ट के दायरे में जिसके तहत आदिवासी ज़मीन कोई गैर आदिवासी खरीद सकता है? वो तो उसके लिए तो कोई नियम बना ही नहीं है। बिल्कुल, अगर बात सही है, एकदम बात 100% सही है। आदिवासी ज़मीन का तो सब जान के क्यों हो रहा है? तो ले कहे रहे हैं लोग, ले क्यों रहे हैं? सादा पट्टा में क्यों खरीद रहे हैं? क्यों दलाल के चक्कर में है? ये भी तो बात होना चाहिए ना। आप गौर कीजिए, जितना जमीन का कारोबार होगा, जो आदिवासी लोग जमीन बेच रहे हैं, तो आदिवासी से आदिवासी बसाता ही है लोग। यहाँ आदिवासी ज़मीन में बड़े बड़े ये बन रहा है, उस पर तो बात नहीं होता है कोई। ऐसे में अगर कहीं कोई सुगबुगाहट हो रही है कि अब आदिवासी ज़मीन ना खरीदें, जैसे आप बोल रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं, अगर लोग बोल रहे हैं कि अब ना खरीदें, बेचना भी गलत है, खरीदना भी गलत है। जो जिसकी वैधता ही नहीं है, हाँ, उसमें दोनों पक्ष को दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है? दोनों पक्ष को लगाने की जरूरत क्या है? एक तो रहमो कर्म पर रहिए, घर बना कर रहिए, कभी टूटेगा, जान लीजिए मानसिकता। लेकिन हम अक्सर देखे हैं, जो लोग आदिवासी ज़मीन में घर लोग ईमानदारी पूर्वक रह रहे हैं आदिवासी ज़मीन में, आप बहुत सा उदाहरण मिलेगा। अगर सपोज सुभाष शेखर महतो आदिवासी ज़मीन घर बनाया है, आमतौर पर देखिएगा उसका घर को नहीं टच करता आदिवासी लोग। ये मानवता आदिवासी में है। ये जो दलाली और संस्कृत जो आया है, तो इससे ज़्यादा मामला भड़का और इसको एक्सट्रीम में चीज़ें जो होने लगा, दलालों का खेल इसे चलते हुआ है। रही बात नियम कानून तो नहीं है जमीन लेने का, तो बेचना भी गलत है ना, तो और खरीदना भी गलत है। जो वैधता ही नहीं है उस पर लेके माथापच्ची करने की क्या बात है? लेकिन कई ऐसे मकान हैं जिन पे 30-40 साल पहले मकान बने हुए हैं, 30-40 साल पहले वो डील हुआ है, वो अब जाके कार्रवाई हो रही है। तो अगर ऐसा बोलिएगा तो अंग्रेज लोग बहुत राज किए यहाँ पर, तो अंग्रेज लोग क्यों चले गए? ये भी सवाल है ना। तो आप जितना ये सब हुआ खड़ा हो रहा है, ये फालतू बकवास बात है। इसमें कुछ घटनाएं हुई है जिसके चलते लोग माहौल बना रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं जो जेन्युइन जो चीज़ें हैं उसका ये कितना प्रतिशत है, ये देखा जाना चाहिए ना। जो लोग बोल रहे हैं बात को कि ऐसा हो रहा है, नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है। तो हम तो अभी भी कह रहे हैं आदिवासी ज़मीन घर बना कर रह रहा है, तो आप रहमो कर्म पर रहिए।
अच्छा, एक बात बताइए, अगर लोग विरोध कर रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं कि अब आदिवासियों की ज़मीन नहीं लेनी है, तो क्या आने वाले समय में ऐसे भी जो आदिवासियों की ज़मीन है सामान्य ज़मीनों की अपेक्षा में कम रेट होता है, इसीलिए लोग ले भी लेते हैं, तो क्या रेट और कम हो जाएगा? निश्चित तौर से रेट तो कम दरअसल होता है। CNT एक्ट जो बना था, जब CNT एक्ट में आदिवासी ने और भी अन्य जातियाँ भी हैं, उसका मूल अवधारणा क्या था, इसको समझना होगा। CNT एक्ट का मूल अवधारणा ये था कि जिस क्षेत्र में लोग बसे हैं, पुराने बासिंदे, ये जो भी समुदाय के लोग हों, वहाँ पर बाहरी अतिक्रमण नहीं होना। मूल मकसद को समझिए। फिर भी लोग जमीन ले रहे हैं, मूल मकसद को समझना होगा ना। आदिवासी ज़मीन, चाहे CNT एक्ट की ज़मीन का मूल मकसद था उस जिस इलाके की ज़मीन को, अपने इलाके ज़मीन को संरक्षित करना। ज़मीन को व्यवसाय का साधन नहीं माना गया है ना, जो स्थिति हुआ है। लेकिन अब आज जो डेमोग्राफी बदलाव का मामला है, चाहे आज परिसीमन की बात हो रही है, आप गौर कीजिए क्यों हो रही है। इसलिए नहीं हो रहा है कि संविधान, देखिए एक चीज़ नहीं, हम बार बार कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची का आर्टिकल 244 शेड्यूल एरिया का उल्लंघन वो भी हो रहा है, दूसरा CNT एक्ट स्पीड कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जब जानबूझ के आप ले रहे हैं, ये गड़बड़ है। आदिवासी लोग को ज़मीन बेचना ही नहीं है, अपना खेती बाड़ी करे, और भी धंधा है कि ज़मीन बेच के लोग सब कुछ हो जाएंगे। दरअसल इसमें खेल है ज़मीन माफियाओं का। जिम्मेदार कौन है फिर इसके लिए? एक पर जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, जिम्मेदार सिस्टम भी है। अगर आदिवासी पक्ष जिम्मेदार है, खरीदने वाला मजबूरी में जिम्मेदार है, गैर आदिवासी, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार सिस्टम है। सिस्टम क्यों नहीं रोकता है? सिस्टम यानी सरकार, हम जो राज मशीनरी है, तो रोकना चाहिए ना भाई, कि ऐसा नहीं होगा, नहीं माना जाएगा। जब नियम है नहीं जिसका, तो फिर क्यों आप इस पर आप संरक्षण दे रहे हैं? झारखंड में तो अगुआ सरकार है, मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, ज़्यादातर मंत्री आदिवासी हैं, कई विधायक आदिवासी हैं, फिर सिस्टम कैसे ठीक होगा? देश में राष्ट्रपति आदिवासी हैं, हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आज भी आदिवासी लड़ रहे अपने मुद्दों को लेकर, जंगल ज़मीन को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, है ना। बहुत सारी घटनाएं हो रही है। आदिवासी सड़कों में क्यों उतर रहे हैं? सरकार अगुआ सरकार रहे या बबुआ सरकार रहे, सरकार सरकारें होती है, सरकार सरकारें होती है। और ये सरकार इसलिए बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी से लेकर अब तक का सरकार का सफ़र, रघुवर दास छोड़ के तो सभी आदिवासी मुख्यमंत्री थे, रहे हैं, है ना। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क क्या पड़ता है किसी का सरकार होने से? बोल राष्ट्रपति, बोले आदिवासी क्या चीज़ नहीं बना है बताइए तो? एक चीज़ नहीं बनना बाकी, पता है क्या? प्रधानमंत्री। खाली प्रधानमंत्री बनना बाकी इस देश के अंदर में। फिर भी आदिवासी संकट में क्यों है? सवाल सिंबॉलिक चीज़ें जो सामने आती है, इसे भाजपा चैंपियन है ज़्यादा, और लोग कमज़ोर हैं इस मामले में, और पॉलिटिकल पार्टियाँ सिंबॉलिक देने मामले में भाजपा एक नंबर है। देश में राष्ट्रपति आदिवासी का, उसके गृह जिला में डोंगरिया कोंद आदिवासी के नेता को गिरफ्तार किया जाता है, नियमगढ़ी पहाड़ छीना जा रहा है कारपोरेट घराने के द्वारा सरकार से मिल करके, और उड़ीसा में सरकार मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो अब किस बात का आदिवासी कहलाते हैं? ये कहने भर की बातें हैं। अच्छा, लेकिन कानून तो पहले से है, अंग्रेज़ों के समय से है CNT कानून, जो ज़मीन आदिवासी ज़मीनों की रक्षा के लिए है। लेकिन अब पेशा कानून भी आ गया है, मौजूदा जो सरकार है उसने तैयार कर लिया है। तो आदिवासी ज़मीनों की लूट के लिए ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, और इसका कैसे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, सवाल संविधान में नियम कानून रहे या CNT एक ज़मीन कानून रहे या कितनों भी रहे, इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है?
इम्प्लीमेंट कितना हो पाता है ये बड़ी बात है। आप गौर कीजिए, आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं, सत्ता में बैठने से ही सत्ता आपके अनुरूप हो जाएगी, व्यवस्था आपके अनुरूप हो जाएगी, संवैधानिक नियम कानून हो जाएगी, ऐसा बात नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों का चरित्र कौन है, सिस्टम में बैठे लोग कौन कौन लोग हैं। सिस्टम में बैठे लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जाइए आदिवासी जमीन दखल देने के लिए डीसी को बोलिए, एसएसपी को बोलिए, एसडीओ को बोलिए, कितना लाख बहाना मिलेगा। वही कोई संपन्न सम्रांत स्वर्ण तबका रहेगा, राजपूत रहेगा, ब्राह्मण रहेगा, मारवाड़ी रहेगा, तो देखिएगा तुरंत दखलदानी कराता है, और आदिवासी का दखलदानी नहीं हो पाता है। तो इस बात को भी देखा जाना चाहिए ना। जो लोग अभी भी इस पूरे मामले को, जो कुछ घर टूट रहा है तो लोग को दर्द हो रहा है, तो उन लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग जमीन मत लीजिए, अच्छी बात है। नहीं, जो कार्रवाई हो रही है वो गरीब तबके के लोगों पर हो रही है, लेकिन जो आप बोले कि सम्भ्रांत लोगों के पर का जो कार्रवाई होनी चाहिए, दखलदियानी होनी चाहिए, वो सब नहीं दिखता है। देखिए ये यही बोलते हैं, चुनिंदा कार्रवाई होती है। आप कोकर में साधु मैदान देखे हैं, भुइयरी जमीन है, उतना बड़ा अट्टालिका महल कैसे बन गया, कैसे बन गया? तो ये रांची शहर में बहुत सा जमीन है, वहाँ टच नहीं होगा। जाइए, आपको बुकरू में वास्तु विहार है, आदिवासी जमीन गुजल है, वहाँ कार्रवाई नहीं होगा, है ना। कहाँ के बुकरू में है ना, वहाँ कार्रवाई नहीं होगा। रिम्स 2 के बगल में बड़ी जमीन है, देखिएगा, इसे वहाँ पर कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। रिम्स 2 के बगल में मतलब कौन सा जमीन, क्या क्या है उसमें? उसमें चामा, बुकरू, नगड़ी का जमीन है। तो कौन वहाँ जनरल की जमीन है वहाँ, और वह कॉलोनी बस गया है। पूर्व डीजीपी डीके पांडे से लेकर आपके कथित पत्रकार रहे कमलेश सिंह, जिनका ईडी रेड हुआ है ना, करोड़ों रुपये में खेल रहा है, और भी कुछ नाम है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? तो ये सरकार दरअसल निशाना गरीब पर है। हाँ, हम न्याय के पक्ष में, हम आदिवासियों के पक्ष में, हम हाई कोर्ट के पालन कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पालन किया जाता है? छोटे छोटे लोग को, बड़ा सफ़ेदपोश लोग तो यहाँ बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ तो मचा रहे कुछ लोग। तो मेरा कहना है कि जिसको इस बात को तुल दिया जा रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है, 0.01% ही ऐसा हो रहा है। वो भी मजबूरी में सिस्टम को दिखाना पड़ता है। हम भी लोकतांत्रिक हैं, हम भी संविधान नियम का पालन करते हैं। यहाँ की जुडिशरी, यहाँ का प्रशासन आदिवासियों के न्याय के पक्ष में है, ये सब छोटी छोटी कार्रवाई करके दिखाता है। एक और बात है, जहाँ से हम बात शुरुआत किए थे कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, आदिवासी ज़मीन की खरीद बिक्री का, लेकिन वहीं से कुछ लोग सुझाव भी दिए हैं कि ऐसा नियम होना चाहिए कि जिसको ज़रूरत है मकान बनाने का और आदिवासी ज़मीन मिलता है तो कम से कम 10 डिसमिल जो ज़मीन है उसकी खरीद बिक्री के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए, ताकि लोग अपना छोटा सा मकान बना सकें। ऐसा होना चाहिए क्या? देखिए, सिर्फ 2 लाइन में ये बात ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको मेरी बात को गौर से सुनना होगा। मैंने कई बार इस बात को रखा है, उसके लिए CNT कानून को समझना चाहिए, CNT ज़मीन को समझना चाहिए। पहला तो यहाँ का जुडिशरी में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेट में बैठे लोग इस बात को, या सिस्टम में जो बैठे हैं सरकार, इनको इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। CNT का मतलब क्या होता है? छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटानागपुर जोत कोड़ जमीन है ना, उसका सीधा अर्थ है जोत खेती बाड़ी जमीन का है। तो सरकार को भी चाहिए, जो जमीन टेनेंट में नहीं है, जो जमीन काश्तकारी नहीं है, जो जमीन खेती की नहीं है, उसे बदलाव लाना चाहिए। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है, छोटानागपुर खेती बाड़ी अधिनियम। तो आपको पता है कि ज़मीन 3 तरह के होते हैं, एक कृषि ज़मीन,
एक आवासीय ज़मीन और एक व्यवसाय की ज़मीन। तो सरकार को टेनेंट से बाहर कर देना चाहिए। जो ज़मीन कृषि नहीं हो रहा है, जो ज़मीन कृषि लायक नहीं है ना। आपको उदाहरण दे रहे हैं, आप रांची जा रहे हैं, कच्चे करमटली चौक के नीचे जाइएगा, मेडिकल को पढ़ रहे हैं, हीरो शोरूम के अपोजिट में एक ज़मीन खाली है ना, कसम 10 एकड़ करीब खाली होगा। वो आदिवासियों की है और हमको लगता है 20 साल से कोई खेती नहीं हो रहा है, 20 साल से कोई खेती नहीं हो रहा है। तो उसको सरकार को भी छूट देना चाहिए कि उसे नियम बनाना चाहिए कि जो ज़मीन टेनेंट प्रयोग नहीं हो रहा है उसको आवासीय या व्यवसाय का टैक्स निर्धारण करके ज़मीन को बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए आदिवासी की ज़मीन मालिक को डीसी के बाकायदा परिवेशन सरकार द्वारा कोई रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए और उसे बोला कि ज़मीन में हम टेनेंट प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन हम व्यवसाय के लिए, आवासीय परिसर के लिए करेंगे, हम कुछ सजा से कर निर्धारण करिए, है ना। सवाई कि इसको सुधार हो सकता है, लेकिन उसमें ईमानदारी नहीं है। ये सुझाव आप आदिवासी संगठनों से जुड़े हैं, आपके जैसे कई सारे आदिवासी अगुवा हैं जो कई संगठन चलाते हैं, उनकी तरफ से सरकार की तरफ जाना चाहिए, ऐसा सुझाव कभी गया है क्या? देखिए, कई बार हम इस पर माहौल बनाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं जब सरसों में ही भूत है तो भूत कहाँ से भागेगा। आदिवासी समुदाय के अंदर एलिट क्लास तबका उभरा है, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, जमीन ब्रोकर भी हैं। तो आदिवासी समुदाय का एक वर्ग उभरा है, नौधनाइड वर्ग। वो खुद नहीं चाहता है कि समग्र आदिवासी विकास करें, सभी आदिवासी विकास नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर वो छूट हो जाएगा तो जब दूसरे के यहाँ जाएगा तो हम कैसे खरीदेंगे, हम कैसे ठेंगे, हम कैसे दारू हाड़ी पिला के करेंगे। जितना आदिवासी अफसर, राजनेता, जमीन दलाल आदिवासी जमीन पर खेल कर रहा है, उसमें 50% मेरा बात में सच्चाई होगा। वो ठग के लिखा रहा है, दर पिला कर लिखा रहा है, कुछ बीच खर्चा दे के लिखा रहा है, तो ये धंधा बंद हो जाएगा ना। जब फ्रीडम हो जाएगा उसको उस तरह का ज़मीन पर, तो उसमें लोगों को उस प्रतिस्पर्धा में दूसरे लोग नहीं सकेंगे। इसलिए देखिए, गलत तरीके से ये सब चीज़ आदिवासी समुदाय का पर आप गौर कीजिए। सबसे अहम बात, CNT एक्ट में संशोधन को बहुत हल्ला होता है। जिस बात को संशोधन कर, हम जो बात उससे संशोधन नहीं होगा, संशोधन होगा थाना क्षेत्र हटाने का, यही ना बात होता है। आप गौर कीजिए, उससे बड़े लोग चिल्लाते हैं, बड़े लोग, सरकार भी मूड बना लेती है थाना क्षेत्र चेंज होने का। आखिर क्या बात, थाना क्षेत्र चेंज होने के बाद क्यों है भाई? ऐसे भी तो बिना थाना क्षेत्र के जमीन ले रहे हैं आप, फर्जीवाड़ी करके नहीं कर रहे हैं। रांची में जो लोग बसा हुआ है जाता है, तो थाना क्षेत्र के जो बात करते हैं, उससे हम जो बात बोल रहे हैं कि ज़मीन को छूट देना चाहिए, जो पहले बताए हम कि आदिवासियों को जो टेनेंट प्रयोग नहीं हो रहा है उसके लिए आवासीय और पेशागत लगान निर्धारण करना चाहिए, तो CNT बाहर हो जाएगा वो, है ना। नियम बना करके जो टेनेंट प्रयोग, जो काश्तकारी प्रयोग, जो खेतीबाड़ी जमीन का प्रयोग ही नहीं है, उस पर खेतीबाड़ी जमीन का नियम कानून क्यों लागू किया गया है, क्यों रहेगा? उस हटन बात में चाहिए, जो उस पर नहीं होगा थाना क्षेत्र हटा पड़ा हुआ खड़ा करेगा। क्यों हम बता रहे, कारण बता दे रहे हैं। आप गौर जमीन, आदिवासी जमीन में कितना % क्रय शक्ति है? आदिवासी से आदिवासी जमीन का क्रय शक्ति कितना है जो बता रहे, उसका भी पॉइंट बता रहे हैं। क्रय शक्ति 1% भी नहीं है। आदिवासी जमीन खरीदने का क्रय शक्ति समग्र आदिवासी का मूल्यांकन करेगा, उसमें 1% आदिवासी का भी जमीन खरीदने का शक्ति नहीं है। लेकिन उसके लिए नियम बनाया जाएगा। 99% आदिवासी समुदाय को जमीन खरीदने का औकात नहीं है, नहीं है। लेकिन 1% जो है, वो भी महज 1% भी नहीं है, उसके लिए चेंज हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बात है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारा कहना है जो टेनेंट प्रयोग नहीं हो रहा है उस पर सरकार को नियम बनाना चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होगा, है ना। जो ज़मीन काश्तकारी ज़मीन है उसे रहना चाहिए, जो टेनेंट ज़मीन रहने देना चाहिए। जो ज़मीन टेनेंट असल में जब CNT कानून 1908 बना था, उसमें से काश्तकारी ज़मीन था, टेनेंसी ज़मीन था, है ना, खेतीबाड़ी ज़मीन था। आज उस हिसाब से वो ज़मीन नहीं है, टेनेंट की ज़मीन नहीं है, काश्तकारी ज़मीन नहीं है। उस ज़मीन पर आवासीय लगान या व्यवसाय लगान सर निर्धारण करने के लिए पॉलिसी बनाना चाहिए। आदिवासी जो जमीन जो मालिक हैं
उनका बाकायदा परमिशन डीसी से मिलना चाहिए, डीसी को ओर से जांच होना चाहिए ज़मीन वास्तविक रूप से ज़मीन खेती बाड़ी हो रहा है कि नहीं, और नहीं हो रहा है तो उसको उस ज़मीन को टेनेंट से बाहर करना चाहिए, ये नियम बनना चाहिए। यानी सीएनटी एक्ट में मामूली बदलाव की ज़रूरत है। जो हम बोले इसलिए जो ग्राउंड जो रिपोर्ट बता रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो टेनेंट की प्रयोग नहीं हो रही है, हम बार बार कर रहे हैं, जो जमीन टेनेंट प्रयोग नहीं है, शहर के बीचों बीच है, क्या करेगा? या रोड जा रही है उसके बगल में है, धंधा पानी करेगा ना थोड़ा बहुत। जो रोड जा रही है तो 100 मीटर 200 मीटर के दायरे में छूट देना ही चाहिए, है ना, ताकि लोग धंधा पानी करेंगे, वो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सवाल उस पर नहीं होगा, सवाल यहाँ तो लोगों को इसी में उलझना चाहिए, वास्तविक समस्याओं से नहीं जाना चाहिए, लोगों को इसी में उलझाए रखना चाहिए। एक खेल चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे लक्ष्मी नारायण मुंडा से, और इस पूरे मामले पर, पूरे विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो वो भी बताइएगा। जोहार।